हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कागज के बारे में। तो आज हम आपसे कागज से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालिए कागज। कागज कागज जो है, इसकी खोज किसने की थी? चीन का एक व्यक्ति था, तसाइलुन नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की और 105 ईस्वी में खोज की थी इसकी। लिखिए, इसकी खोज करता है तसाइलुन। तसाइलुन जो कि कहाँ का है? चीन का। इसने चीन में इसकी खोज की 105 ईस्वी में। तसाइलुन नामक व्यक्ति ने चीन में कागज की खोज 105 ईस्वी में की। इसी में आप लिखेंगे कि अलग अलग भाषाओं में कागज को क्या कहते हैं। तो देखिए, चीनी भाषा में क्या बोलते हैं? चीनी भाषा में बोलते हैं कागज को ट्वे। क्या बोलते हैं? ट्वे। यहीं पे लिखेंगे अरबी भाषा में। अरबी भाषा में कागज को बोलते हैं कागज। क्या बोलते हैं? कागज ही बोलते हैं। यहीं पे आप लिखेंगे फारसी भाषा में बोलते हैं कागद। कागद बोलते हैं फारसी भाषा में। और संस्कृत भाषा में बोलते हैं काकल। संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? काकल। अब आती है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं पेपर। इसका तो आप सभी को पता ही है, इसे बोलते हैं पेपर। तो देखिए, इसमें से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि चीनी भाषा में कागज को क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे ट्वे बोलते हैं। अरबी भाषा में कागज को कागज ही बोलते हैं, फारसी भाषा में कागद, और संस्कृत भाषा में बोलते हैं काकल, अंग्रेजी भाषा में पेपर। ये इनको आपको सही से देखना है और इसमें कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साथ ही इसमें इसके कागज की खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है। तसाइलुन नामक व्यक्ति ने चीन में खोज की थी 105 ईस्वी में। अब आप हेडिंग डालेंगे भारत में कागज के बारे में। हेडिंग डालिए भारत में कागज। देखिए, भारत में कागज संभवतः 7वीं सदी में, 7वीं सदी में भारतीय लोग जो थे कागज से परिचित थे। भारतीय कागज से परिचित थे। 7वीं सदी में क्या था? ये भारतीय लोग कागज से ये परिचित थे। इसी में आप लिखेंगे कि भारत में कागज का जो प्राचीनतम उल्लेख किया है वो किया है परमार वंश के शासक राजा भोज ने। किसने किया है? राजा भोज ने 11वीं सदी में किया। यहां लिखिए, भारत में कागज का प्राचीनतम उल्लेख परमार वंश के शासक, परमार वंश के शासक राजा भोज ने 11वीं सदी में किया था। कब किया था? 11वीं सदी में किया था। यहीं पर लिखेंगे आप कागज पर लिखी गई पहली पोथी या ग्रंथ। देखिए, इधर लिखिए कागज पर लिखी गई पहली पोथी। कागज पर लिखी गई
पहली पोथी या फिर ग्रंथ। तो पहली पोथी है, लिखी गई पहली पोथी है पंचरक्ष, जो कि भाषा है इसकी संस्कृत भाषा। क्या है? संस्कृत भाषा है इसकी। और ये जो स्थित है ये कहां पर है? आशुतोष संग्रहालय, आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में ये स्थित है। जो पहली पोथी है ये वहीं पर है, आशुतोष संग्रहालय में ही रखी गई है पोथी। पंचरक्ष नामक पहली पोथी है। और चित्रित पोथी की बात करें तो वो है कल्पसूत्र। कौन सी है? कल्पसूत्र। तो इसे भी लिख लीजिए। चित्रित पोथी, ये तो हो गई लिखित पोथी, अब लिखेंगे आप चित्रित पोथी। भारत में कागज पर चित्रित पहली पोथी, कागज पर चित्रित पहली पोथी। तो देखिए चित्रित पोथी, चित्रित पोथी है कल्पसूत्र। क्या है? चित्रित पोथी है कल्पसूत्र। और ये 15वीं सदी में चित्रित हुई। बात करें इसकी शैली की, तो इसकी शैली है अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली है इसमें। और धर्म है इसमें, कल्पसूत्र पोथी में धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए आप, लिखित पोथी में और चित्रित पोथी में। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कागज पर लिखी गई पोथी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे पंचरक्ष, पहली पोथी है। कागज पर चित्रित पहली पोथी तो आप बताएंगे कल्पसूत्र। लिखित और चित्रित में आपको डिफरेंस समझना है। लिखित पोथी पूछी जाएगी तो आप बताएंगे पंचरक्ष, यहीं पे बात की जाए चित्रित पोथी की तो आप बताएंगे कल्पसूत्र। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि लिखित बताना है या चित्रित बताना है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये चित्रित पोथी है कल्पसूत्र और ये है लिखित पोथी। तो लिखित पोथी जो पंचरक्ष है, इसकी भाषा के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे संस्कृत इसकी भाषा है। और ये आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में ये संग्रहित है, वहीं पर रखी हुई है। बात करें जो चित्रित पोथी है, 15वीं सदी में चित्रित हुई। इसमें शैली अभ्रंश शैली है और जैन धर्म से रिलेटेड है। ये यहीं पे लिखेंगे आप सल्तनत कालीन कागज, लिखिए सल्तनत कालीन कागज। हेडिंग डालिए सल्तनत कालीन कागज। इसके पहले शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने दिल्ली और लाहौर में कागज के कारखाने स्थापित कराए। कागज के कारखाने स्थापित कराए और कागज का निर्माण प्रारंभ कराया। और कागज का निर्माण प्रारंभ कराया। कागज निर्माण प्रारंभ करवाया। साथ ही आते हैं दूसरे हैं जैन उल अबादीन। जैन उल अबादीन। देखिए
ये जो जैन उल अबादीन है, इनको कश्मीर का शासक भी बोला जाता है और इनको कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। तो इन्होंने जो है समरकंद ईरान से कागज की तकनीक को हासिल करके, इन्होंने क्या किया, समरकंद ईरान से कागज की तकनीक को हासिल करके कश्मीर के नवा शहर में कागज का कारखाना स्थापित कराया था। तो देखिए जैनुल अबादीन है कौन, इनको कश्मीर का, इनको क्या बोला जाता है, कश्मीर का शासक भी बोला जाता है और इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर का अकबर भी इनको कहा जाता है। तो देखिए इन्होंने समरकंद ईरान में है, वहां से इन्होंने कागज की तकनीक को हासिल करके उसे कश्मीर के नवा शहर में, उससे कश्मीर के नवा शहर में कागज का कारखाना स्थापित कराया। कागज का कारखाना स्थापित कराया। क्या किया उन्होंने, जैनुल अबादीन ने, जो कि इनको कश्मीर का शासक या कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है, इन्होंने समरकंद जो कि ईरान में है, वहां से इन्होंने कागज की तकनीक को हासिल करके और कश्मीर के नवा शहर में कागज का कारखाना स्थापित कराया, नवा उल अबादीन ने। नेक्स्ट आप लिखेंगे मुगल कालीन कागज, ये तो हो गया सल्तनत कालीन कागज, और नेक्स्ट लिखेंगे आप मुगल कालीन कागज। तो हेडिंग डालिए मुगल कालीन कागज। तो यहां देखिए मुगल कालीन कागज में कि अकबर ने पंजाब के सियालकोट में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर इन्होंने कागज के कारखाने स्थापित कराए और जिन्हें वहां पे सियालकोटी कागज के नाम से भी बुलाया जाता। साथ ही दक्षिण में सियालकोटी दक्षिण में इसी को क्या बोला जाता था, इन्हें बोला जाता था दक्षिण में मुगलिया कागज भी इनको बोला जाता था। मुगल कालीन कागज को दक्षिण में क्या बोला जाता था, मुगलिया कागज। तो आप हेडिंग डालिए मुगल कालीन कागज में अकबर ने पंजाब के सियालकोट में, जो कि वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, सियालकोट में कागज का कारखाना स्थापित कराया। जहां पर सियालकोटी कागज बोला जाता था, जहां पर सियालकोटी कागज बोला जाता था। साथ ही दक्षिण में बोलते थे कागज को मुगलिया कागज। क्या बोलते थे, दक्षिण में कागज को मुगलिया कागज बोला करते थे, मुगलिया कागज।
तो ये हो गया मुगल कालीन कागज। अब डालेंगे आप हेडिंग आधुनिक काल में कागज। तो आधुनिक काल में लगभग 13 लाख टन कागज का उत्पादन होता है। लिखिए आधुनिक कालीन कागज। आधुनिक कालीन कागज। आधुनिक काल में लगभग 13 लाख टन कागज का उत्पादन होता है, जिसमें कितने श्रमिक लगे हुए हैं? जिसमें 6000 श्रमिक जो हैं कार्य करते हैं। अब देखिए आप, आधुनिक कालीन कागज के बारे में बता दिया हमने आपको, मुगल कालीन कागज और सल्तनत कालीन कागज। तो सल्तनत कालीन कागज में क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक है, और उल अवादीन तुगलक के बारे में हमने आपको बताया, जैनुल अवादीन के बारे में बताया। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये जो है, इनको कश्मीर का शासक या कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, समरकंद में जो कि ईरान में है, वहां से वहां की कागज की टेक्निक को इन्होंने चुराया या फिर उसको हासिल किया, समझा उसको, और उसी उसी टेक्निक से इन्होंने कश्मीर में ही नवा शहर स्थापित किया, कागज का एक कारखाना स्थापित किया नवे शहर में। तो किससे किया इन्होंने? समरकंद से टेक्निक को हासिल करके। नेक्स्ट आता है जैन उल अवादीन के बारे में। तो जो जैन उल अवादीन है, इनको कश्मीर का शासक या कश्मीर का अकबर बोला जाता है। सॉरी, हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो आपको बताया है ना, हाँ, जैनुल अवादीन के बारे में तो हम आपको बता चुके। अब बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने दिल्ली और लाहौर में कारखाने स्थापित कराए, वहीं पर कागज का कार्य प्रारंभ कराया। नेक्स्ट आते हैं मुगल कालीन कागज, जिसमें अकबर के बारे में बताया गया है कि अकबर ने पंजाब के सियालकोट में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर इन्होंने कागज के कारखाने स्थापित कराए, जहां कागज को सियालकोटी कागज बोला जाता था, और दक्षिण में बात करें तो मुगलिया कागज बोला जाता था। तो इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण में कागज को क्या बोला जाता है? आप बताएंगे मुगलिया कागज। साथ ही पंजाब के सियालकोट में क्या बोला जाता है? सियालकोटी कागज। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही इसमें पूछा जा सकता है कि जैन उल अवादीन, जो कि सल्तनत काल के हैं, उनको क्या बोला जाता है? कश्मीर का अकबर भी इनको बोला जाता है। आधुनिक काल में लगभग कितना टन कागज उत्पादन होता है? तो आप बताएंगे लगभग 13 लाख टन कागज उत्पादन होता है। तो ये हो गया हमारा, हमने आपको सल्तनत कालीन, मुगल कालीन और आधुनिक कालीन कागज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट आप डालेंगे जल रंग से कागज पर चित्रकारी। तो आप डालेंगे जल रंग से कागज पर चित्रकारी। हेडिंग डालिए डालिए जल रंग से कागज पर चित्रकारी। तो जल रंग में कागज पर चित्रकारी होती है। सबसे अच्छा कागज कौन सा है? सर्वोत्तम कागज की बात की जाए जल रंग के लिए तो वो है हैंडमेड कागज, जिसे बोलते हैं हस्त निर्मित कागज भी बोलते हैं। हैंडमेड हैंडमेड कागज या हस्त निर्मित कागज इसे बोलते हैं।
साथ ही इसमें और भी कागजों के नाम हैं, जैसे कि केंट, व्हाइटमैन और आता है कार्टिज कागज। अब आप लिखेंगे, इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कागज की साइज, जिसमें हम आपको चार्ट के थ्रू आपको समझाएंगे। कागज की साइज हेडिंग डालिएगा। चलिए तो इसको रेज करते हैं और आप हेडिंग डालिए कागज की साइज। कागज की साइज, जिसमें आकार यहां आ जाएगा मिलीमीटर, इधर आएगा सेंटीमीटर। ये देखिए, आकार A0 कागज, A1, A2, A3, A4, A5 और A6 आकार के कागजों के बारे में हम बात करेंगे। तो मिलीमीटर में बात करते हैं। मिलीमीटर, ये देखिए, ऐसे आपको एक चार्ट बनाना है। मिलीमीटर में देखिए A0 कागज का क्या साइज है, 841 बाई 1189। ठीक है, यहीं पे आएगा 594 मल्टीप्लाई, यहां डालेंगे 841, इधर आएगा 420 मल्टीप्लाई 594, 297 मल्टीप्लाई 420, 210 मल्टीप्लाई 297, 148 मल्टीप्लाई 210, इधर आएगा 105 मल्टीप्लाई 148। ये तो हो गया आपका मिलीमीटर में। अब बात करेंगे सेंटीमीटर में। देखिए 33.1 मल्टीप्लाई 46.8, यहीं पे आएगा 23.4 मल्टीप्लाई 33.1, इधर आएगा 16.5 मल्टीप्लाई 23.4, 11.7 मल्टीप्लाई 16.5, 8.3 मल्टीप्लाई 11.7, यही आएगा 5.8 मल्टीप्लाई 8.3, और लास्ट है 4.1 मल्टीप्लाई 5.8। अब आप देखिए, इसमें पीएचडी में पूछा जाता है A4 कागज के बारे में। ये इंपॉर्टेंट भी है A4 कागज, जिसमें मिलीमीटर में पूछ सकते हैं और साथ ही सेंटीमीटर में भी। और A4 कागज का साइज मिलीमीटर में है 210 बाई 297। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये चार्ट अच्छे से पढ़ना है। इसमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि A4 के बारे में पूछा है तो मिलीमीटर में 210 बाई 297, सेंटीमीटर में पूछेंगे तो 11.7 मल्टीप्लाई 8.3 मल्टीप्लाई 11.7, ये हो गया A4 कागज का। तो ये आपकी कागज की साइज हो गई, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट हम बताएंगे आइडेंट किट के बारे में आपसे।
चलिए तो हेडिंग डालिए आइडेंटिकिट। आइडेंटिकिट क्या होती है? देखिए, इसमें जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बताकर वर्णन करता है और उसके आधार पर जो चित्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकिट। लिखिए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बताता है वर्णन करता है उसके आधार पर बना चित्र आइडेंटिकिट कहलाता है। क्या कहलाता? आइडेंटिकिट। नेक्स्ट डालेंगे आप स्केच या खसड़ा। इसको स्केच भी बोलते हैं या फिर खसड़ा भी इसे बोलते हैं। स्केच या खसड़ा क्या होता है? स्केच या खसड़ा होता है जो कि अति शीघ्रता से किया गया रेखांकन, बहुत जल्दी से जो रेखांकन किया जाता है वो कहलाता है स्केच या खसड़ा। अति शीघ्रता से किया गया रेखांकन खसड़ा या फिर क्या कहलाता है? स्केच कहलाता है। अब आप देखेंगे इसी में इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन क्या होता है? जब हम किसी कविता के थ्रू, कहानी के थ्रू, हाँ, या फिर कविता के, कहानी के या किसी घटना के थ्रू हम लोग कोई चित्र बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? जब कोई चित्र बनता है किसी घटना, कहानी के थ्रू जो भी कोई चित्र बनता है उसे बोलते हैं इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन, इसको बुक इलिस्ट्रेशन भी बोलते हैं या फिर पुस्तक चित्रण भी इसको कहते हैं, पुस्तक इलिस्ट्रेशन। तो आप डालिए इसे, जब किसी कहानी, घटना, कविता के साथ चित्र बनता है तो उसे इलिस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिस्ट्रेशन कहते हैं। इसको बुक इलिस्ट्रेशन भी कहते हैं। बुक इलिस्ट्रेशन भी इसे कहते हैं, या पुस्तक चित्रण भी इसे कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? पुस्तक चित्रण भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आपके। इसी में आप देखेंगे इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंस्टॉलेशन। देखिए इंस्टॉलेशन, देखिए आप, जिसे अवस्थापन भी बोलते हैं, अवस्थापन कला या फिर इंस्टॉलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो बेकार पड़ी हुई वस्तुएं होती हैं उनसे कोई सुंदर चित्र बना दिया जाए, उसी को क्या बोलते हैं? बेकार हो, कोई भी रद्दी, कोई भी चीजें होती है ना बेकार चीजों से, उनसे कोई भी सुंदर चित्र बना दी जाए, उसी को क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन बोलते हैं या फिर अवस्थापन कला भी इसको कहते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन हेडिंग डाल दीजिए। इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्या है? जब कोई भी बेकार पड़ी हुई चीजों से या वस्तुओं से कोई सुंदर चित्र बनता है, वही क्या है? इंस्टॉलेशन है या अवस्थापन कला कहलाती है। जब बेकार पड़ी चीजों से कोई
सुंदर चित्र बनता है तो उसे इंस्टॉलेशन या अवस्थापन कला कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, स्थायी और अस्थायी अवस्थापन। यह दो प्रकार का होता है। देखिए, पहला होता है स्थायी अवस्थापन, दूसरा है अस्थायी अवस्थापन। ये हो गए स्थायी और अस्थायी अवस्थापन। यहीं पे आप डालेंगे आधुनिक भारतीय चित्रकारों में सुबोध गुप्ता, एम.एफ. हुसैन, और इसी में आएंगे अंजलि इला मेनन। इन सभी चित्रकारों ने इंस्टॉलेशन तकनीक से चित्र बनाए। तो लिखिए, आधुनिक चित्रकारों में अंजलि इला मेनन, सुबोध गुप्ता, अर्पणा कौर, एम.एफ. हुसैन इत्यादि चित्रकारों ने इस तकनीक का प्रयोग कर चित्र बनाए। इस तकनीक का प्रयोग कर तो ये होगी आपकी इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग होगी इसमें होगी कोलाज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप कोलाज, कोलाज कला। हेडिंग डालिए कोलाज कला। कोलाज कला। देखिए, कोलाज कला होती क्या है? कोलाज कला के अंतर्गत रंगीन कागज, रद्दी पेपर, खराब पड़े हुए जो कागज होते हैं, बेकार कागज, रद्दी, तो उनको चिपकाकर, काटकर, फाड़कर जो कला की जाती है उसी को बोलते हैं कोलाज कला। तो इसको क्या बोलते हैं? कोलाज कला कहते हैं। कोलाज कला को अगर एक शब्दों में बात की जाए तो बोलते हैं कागज की कतरन। क्या है? एक शब्दों में से क्या बोल सकते हो आप? कागज की कतरन। तो आप लिखिए, कोलाज कला के अंतर्गत रंगीन कागज, रद्दी पेपर, रंगीन कागज, रद्दी पेपर, बेकार की पुस्तकें, बेकार की पुस्तकें को फाड़कर, काटकर, चिपका कर जो कलाकारी की जाती है उसे कोलाज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कोलाज कहते हैं। और इसी में आप लिखेंगे एक शब्द में कोलाज को कागज की कतरन भी कह सकते हैं आप। एक शब्द में कोलाज को कागज की
कतरन कहते हैं। देखिए, अगर बात की जाए विश्व में कोलाज चित्रण की शुरुआत किसने की थी? पिकासो ने। और भारत में अगर बात की जाए, पूरे विश्व में बात की जाए तो पिकासो ने की, जो कि यूरोप में की थी। और भारत में अगर की जाए बात, तो भारत में की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने और विनोद बिहारी मुखर्जी ने। तो लिखिए, विश्व में कोलाज की शुरुआत किसने की थी? पिकासो ने। पिकासो ने यूरोप में की थी। यूरोप में की थी। और भारत में कोलाज चित्रण की शुरुआत अवनींद्रनाथ टैगोर और विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा की गई। मुखर्जी के द्वारा की गई। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि कोलाज को एक शब्द में क्या बोलते हैं? कागज की कतरन कहते हैं। साथ ही विश्व में कोलाज की शुरुआत की पूछा जाए तो आप बताएंगे पिकासो ने की थी। भारत में पूछेंगे तो आप बताएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर और विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने की। एक किसी का भी, एक का भी नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप जो हेडिंग डालेंगे इसमें, वो डालेंगे आप नेक्स्ट हेडिंग ईजल। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? ईजल। तो हेडिंग डालेंगे आप ईजल। ईजल क्या होता है? तैल चित्रण में रेखांकन करने के लिए जो स्टैंड होता है वो होता है ईजल। तैल चित्रण में रेखांकन करने के लिए जो स्टैंड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ईजल। यहीं डालेंगे ईजल पेंटिंग। देखिए, ईजल पेंटिंग क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली पेंटिंग ईजल पेंटिंग होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली पेंटिंग क्या कहलाती है? ईजल पेंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट आप डालेंगे डिबर। डिबर जो होता है तेल रंग में ही एक छोटा सा एक मतलब ढक्कन टाइप का होता है प्लेट में, तो उसमें कलर, उसमें तेल को भरकर जो यूज किया था उसी को डिबर डिबर कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिबर। डिबर क्या होता है? तेल चित्रण में जो कलर प्लेट होती है उसमें एक क्या होता है? उसमें एक स्थान होता है
जिसमें तेल रखा जाता है, उसे डिबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे डिबर कहते हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे माही स्टिक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए माही स्टिक। देखिए माही स्टिक क्या होती है। माही स्टिक जो होती है, ये स्टिक जो होती है, ये वो होती है जैसे कि जब हम कैनवास पर हम कार्य करते हैं। कैनवास हमने आपको बताया तैल चित्रण में प्रयुक्त होने वाला एक कैनवास होता है, जिसमें हम जब तैल चित्रण करते हैं या तैल रेखांकन करते हैं, तैल रंग बनाते हैं, उस समय पर कैनवास होता है, उसी पर तैल रंग बनते हैं, मतलब ऑयल कलर उसी पर यूज होते हैं कैनवास पर। तो कैनवास पर चित्रण करते समय हाथ रखने वाला, हाथ को टिकाने वाला एक स्टैंड होता है, जिसे हम बोलते हैं माही स्टिक। लिखिए कैनवास पर चित्रण करते समय हाथ को टिकाने वाला, हाथ को टिकाने वाला एक स्टैंड होता है, जिसे माही स्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? माही स्टिक कहते हैं। अब डालेंगे मोनोक्रम। क्या डालेंगे? मोनोक्रम, जिसको बोलते हैं एक वर्णीय, एक वर्णीय रंग योजना। इसमें क्या होता है मोनोक्रोम में? इसमें ये होता है कि एक ही रंग की विभिन्न टोनों का जब हम यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मोनोक्रोम या एक वर्णीय रंग योजना। देखिए जब एक रंग की विभिन्न तान का या टोन का प्रयोग चित्रकारी में करते हैं, तो उसे मोनोक्रम या एक वर्णीय रंग योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोक्रम या एक वर्णीय रंग योजना कहते हैं। आगे डालेंगे लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है? प्राकृतिक दृश्य जो होते हैं उनको चित्रित करना ही क्या होता है? लैंडस्केप। प्राकृतिक दृश्य को चित्रित करना ही लैंडस्केप कहलाता है। ये हो गया लैंडस्केप। सिटी स्केप। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिटी स्केप। शहरी दृश्य को, सिटी मतलब शहर, तो शहरी दृश्य को चित्रित करना क्या कहलाता है? सिटी स्केप कहलाता है। सिटी स्केप शहरी दृश्य को चित्रित करना सिटी स्केप कहलाता है। तो आपका ये टॉपिक आज का ये कंप्लीट हुआ, सिटी स्केप। तो हमने आपको बताया सिटी स्केप के बारे में। ये लास्ट टॉपिक था हमारा, जिसमें कई सारे टॉपिक, छोटे छोटे कई सारे टॉपिक हुए। कागज से भी अलग कोलाज कला के बारे में बताया हमने, जिसमें कागज की कतरनों का प्रयोग होता है।
साथ ही हमने आपको बताया माही, स्ट्रिक, ईजल क्या है और लैंडस्केप कौन से होते हैं। साथ ही इसमें हमने आपको बताया सिटी स्केप क्या होते हैं। इन सबका हमने आपसे चर्चा की। तो चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।